नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल पॉलिटिकल मिरर। आज मैं बात करूंगा एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव के बारे में और इसमें कांग्रेस की क्या संभावित स्थिति होने वाली है और क्या उसकी संभावना है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको अंत में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली के इलेक्शन की एक बार फिर से। दिल्ली में कल और परसों में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई इलेक्शन में और उन्होंने इस बार, जैसा आपने देखा कि जो भाषण में उनका जो मुख्य मुद्दा था वो दिल्ली में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट था, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का था और गंगा नदी को किस तरह से उन्होंने साफ किया और जो कुंभ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो महान प्रबंधन है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने जो कटोगे तो बटोगे और जो हिंदुत्व का एजेंडा है थोड़ा बैक सीट पे रखा। कारण इसका साफ है क्योंकि वो दिल्ली में इस बार एक्चुअली में दो तरह के मुकाबले हो रहे हैं। एक तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हो रहा है, वो टॉप स्पॉट के लिए हो रहा है कि कौन सत्ता में आएगा और कौन दूसरे नंबर पर की पार्टी रहेगी। दूसरा मुकाबला जो हो रहा है वो हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस वो 2024 में जो सफलता मिली थी बाकी देश के हिस्सों में, जहां पर उन्हें कर्नाटका और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के बाद में ये महसूस होने लगा ताकि मुस्लिम वोट उसकी तरफ खिसक रहा है, वापस लौट रहा है, जो एक्चुअली उसका कोर वोट हुआ करता था। मुस्लिम और दलित वोट के बारे में कुछ विशेष रूप से अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उस समय जरूर लोकसभा के चुनाव में इसका असर हुआ था कि कांग्रेस ने जो एक नैरेटिव सेट किया था, जो झूठा नैरेटिव सेट किया था कि यदि बीजेपी वापस सत्ता में आ गई तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग इस नैरेटिव को सच मान बैठे और इस चक्कर में कांग्रेस का वो दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों ने, विशेषकर दलितों ने जो आरक्षण से प्रभावित होते हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा में संख्या दोहरी कर ली। लेकिन उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुए हरियाणा और महाराष्ट्र में, वहां पर फिर कांग्रेस की हालत पतली हो गई। हरियाणा में तो इतना बुरा हाल नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में तो एकदम उनकी जो महाविकास अघाड़ी है वो मैदान से बाहर ही हो गई एक तरह से। तो इसका कारण विशेषकर, लेकिन वहां के चुनाव में भी जो मोदी जी का, योगी जी का जो चला था नारा, एक रहो बटोगे तो कटोगे, उसने काम किया और हिंदुओं ने शायद बीजेपी को भरपूर वोट दिया और ये निश्चित, ये क्लियर था कि जो मुस्लिम मतदाता है उसने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया या महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी को वोट दिया। यहाँ तक कि कई मुस्लिम बहुल्य इलाकों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उबाटा जिसको बोलते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उसको भी विजय मिली। तो नतीजा ये रहा कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समाजवादी पार्टी भी इसी डर से कि कहीं मुस्लिम वोट उसका छटक छिटक नहीं जाए, उसने कांग्रेस से समझौता किया और 19 सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए दी। उसमें 6 सीटें उसको विजय हुई, उसमें से दो उनकी अमेठी और रायबरेली की ट्रेडिशनल सीट्स भी हैं। तो कांग्रेस अब दिल्ली में जो महाराष्ट्र और करना और हरियाणा का जो अनुभव है उसको रिपीट करना चाहती है और वो अब शायद 2 नंबर की पार्टी तो नहीं, लेकिन हाँ जरूर एक सब्सटेंशियल 15 से 20 परसेंट वोट लेकर अपनी स्थिति बड़ी स्थिति दर्ज करना चाहती है और वो स्थिति दर्ज केवल वो मुस्लिम वोटों के भरोसे ही हो सकती है। और वो ये चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है और कुछ पिछड़े वर्ग दलितों का वोट उसके पास वापस लौट आए। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा अपने भाषणों में जो जोर है वो विकास, गंगा नदी की सफाई और जो कुंभ की सफल आयोजन है उसके बारे में दिया। अ, वो ये चाहते हैं कि अगर अगर ऐसा वो करते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों पर या हिंदुत्व के मामले में ज्यादा वो जोर देते तो फिर एक बार फिर से जो मुस्लिम वोट है, जो बांटने के कगार पे है दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एक तीसरे खिलाड़ी जो कि छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन जिन्होंने एक बहुत ही टेक्टिकली ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिन पर
दंगों में आरोप है, दंगों, दिल्ली में दंगे फैलाने का आरोप है। आपको याद होगा कि 2020 में जब राष्ट्रपति ट्रम्प भारत आए थे, उस समय दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे और करीब 30-35 हिंदू भी मारे गए थे। तो ऐसे दंगों के आरोपियों को उन्होंने टिकट दिया। ये है एमआईएम के जो पार्टी है, हैदराबाद बेस्ड पार्टी, और अपने एकमात्र सांसद के दम पे वो मुस्लिमों की सरपरस्त पार्टी बनी हुई है। तो उसने भी सब्सटेंशियल वोट लेने की कोशिश करेगी, तो इसका नुकसान दोनों आम आदमी पार्टी और अ, कांग्रेस को होगा। हालांकि अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एमआईएम कहीं सक्सेसफुल रही है। तो ये कारण है। और यही कारण है कि शायद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को दिल्ली में टिकट नहीं दिया, क्योंकि नुपुर शर्मा के दिल्ली में टिकट देने पर फिर एक बार मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता और वो एक मुश्त उस पार्टी को वोट देने की कोशिश करते जो बीजेपी को हरा पाए। तो इस बार बीजेपी ने बहुत ही संभल कर और स्ट्रेटेजिकली नुपुर शर्मा को वोट नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि नुपुर शर्मा को डेफिनेटली बीजेपी यूज कर रही होगी छोटे छोटे ग्रुप में, स्मॉल, मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग में और स्मॉल हिंदू ग्रुप्स में, ताकि उससे उसकी प्रेजेंस भी लोगों के बीच में बनी रहे। हालांकि मीडिया में वो नहीं आएंगी। तो इस तरह से वो नुपुर शर्मा का छोटे ग्रुप में इस्तेमाल करेगी, और वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो, मुस्लिम वोट तीन में बढ़ जाए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एमआईएम में, और जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को। ये शायद उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी, इसीलिए शायद मुकुल शर्मा को टिकट नहीं दिया गया। और दूसरी ओर जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि वो जो बड़े नेताओं को आतिशी मार लेना, और केजरीवाल को उन्हें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसा के रखा है ताकि वो ज्यादा प्रचार नहीं कर सके। और अब केजरीवाल बौखलाहट भरी काफी कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, या योगी आदित्यनाथ के आना, या नपुर शर्मा का आना, या बटोगे कटो जैसे नारा, कोई बीजेपी जीत की गारंटी है? वैसे आपको बता दें कि लोकतंत्र में जीत की गारंटी कहीं कोई नहीं होती। आप किसी भी इलेक्शन में उठा के देख ले, अंत में जो मतदाता जो घर से निकल के आता है और वोट देता है, वो किसको देता है किसी को पता नहीं होता है। वो तभी पता लगता है जब मतपत्र खुलते हैं, मतपेटियां खुलती है, नहीं ईवीएम खुलते हैं। तो बीजेपी इस बार डेफिनेटली स्ट्रांग पोजीशन में है, और सारे जो ज्यादातर जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो भी बीजेपी को एज बता रहे हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्टीमेटली चुनाव के रिजल्ट की कुंजी तो मतदाता के पास में है, और वो किस तरफ उसको घुमाएगा वो आपको 8 तारीख को ही पता चलेगा। तो इंतजार करते हैं, मैं भी इंतजार करता हूँ और आप भी इंतजार करते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस बार यदि बीजेपी अपने मतदाताओं को, जैसा कि आरएसएस कर रही है, जैसे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वो वोटरों को घर से बाहर निकालने में सफल रही, तो फिर उनको काफी इसका एडवांटेज मिलेगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अ, आशा आपको ये अच्छा लगा होगा। तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।